जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा यूनिट था उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला जो टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया था और लगभग हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो समाप्त हो गया था। और आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गाउसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। तो सभी बच्चे जो अभी जुड़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट करने के लिए प्लेलिस्ट में 12th फाउंडेशन के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है उसमें आपको फर्स्ट क्लास से लेकर के अब तक की सारी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो लगातार अपने वीडियो देख करके अपने नोट्स बनाते जाइए, अपने चैप्टर को रिवाइज करते जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आधारित है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक विद्युत क्षेत्र जिसका मान आपको दिया है ई वेक्टर इक्वल टू 200 आई केफ प्लस 400 जे केफ न्यूटन पर कूलम में एक वस्तु स्थित है जिसका क्षेत्रफल है ए वेक्टर इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर -4 आई केफ। तो इस वस्तु से संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका फॉर्मूला था फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का सभी को आना चाहिए, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणा। तो ई की वैल्यू जो है वो है 2 आई केफ प्लस 400 जे केफ डॉट 100 इंटू 10 टू द पावर -4 आई केफ। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो यूनिट वेक्टर होते हैं सेम यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और यदि कोई अलग अलग यूनिट वेक्टर है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत। और दो सदिश ए सदिश डॉट बी सदिश जब हम लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। और थीटा में कोस 90 होते ही इस पूरे की स्टेप की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो। क्या आ जाती है? जीरो। इसलिए जब आई केफ का जे से या आई केफ का के से या फिर इनका अपोजिट आपस में मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो इनकी वैल्यू वो क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है। और सेम का ही प्रोडक्ट होता है, क्योंकि सेम जब होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे आई केफ के बीच में कोण जीरो, और इसके अलावा जे केप के बीच में कोण जीरो, और के केप के बीच में कोण जीरो। तो इनके बीच में एंगल जीरो हो जाता है सेम यूनिट वेक्टर के, क्योंकि पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के। तो उस स्थिति में थीटा जीरो, और थीटा जीरो में कोस जीरो की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? 1। क्या आती है? 1। तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है ए बी। हरी जी साहब, ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो यहां से आप आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कर सकते हो। सबसे इजी टाइप का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ये है, वह इसमें एक वस्तु रखी है जिसका क्षेत्रफल सदिश ये है। तो वस्तु से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कीजिए। तो यहां पर फाई ई की वैल्यू होती है ई सदिश डॉट बी सदिश या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहां पर आई केफ और ये भी आई केफ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 200 इंटू 100 ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 ऑलरेडी है, ठीक है। ये दो जीरो हमने एक साथ लिख दिया 10 टू द पावर 4 के रूप में, और 2 है, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, प्लस अब आई केफ को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। क्या आ जाएगी? जीरो। तो ये आंसर आएगा आपका 2, क्योंकि ये तो आपस में घाते कैंसिल हो जाएगी। 2 और मात्रा क्या बताया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आ जाएगा यूनिट, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यही क्वेश्चन थीटा पे आधारित हो, यहां पर तो आपको क्या है कि आई के एफ और जे के एफ की वैल्यू दे रखी है, और ये क्वेश्चन अगर थीटा पे बेस्ड हो तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू है
E इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम में एक वस्तु जिसका क्षेत्रफल A इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, का तल ई सदिश से 60 डिग्री कोण पर है, तो फाई ई कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, बस समझिएगा। हम पूरा ना बोल करके क्या करेंगे, देखिए मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, आप समझिए कि किसी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू ये में एक वस्तु जिसका क्षेत्रफल ये का तल ई सदिश के साथ थीटा कोण पर है, तो वस्तु से संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि फाई ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई ए कोस थीटा। याद कीजिए, मैंने जब न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल हमने इलेक्ट्रिक्स में किया था, उस समय मैंने कहा था फिजिक्स का कैसा भी न्यूमेरिकल हो, आपको दो चीज हमेशा पता होनी चाहिए, एक तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और दूसरा दिया क्या गया है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, ई और ए दिया गया है और पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले आपको याद है, एक तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एक फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो यहाँ पे आपको ई दिया है, ए दिया है, थीटा दिया है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया। अब इसको अगर प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है तो ई और ए का मान दिया गया मान लिखेंगे, फिर सूत्र लिखेंगे और उसके बाद में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन चूंकि कंपटीशन में आपको डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है तो उसमें भी लिखना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, फिर ए की, और थीटा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। थीटा जो वो ए सदिश और ई सदिश के बीच का कोण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, और इसमें कोई वस्तु रखी है इस तरह से, और ये क्या बोल रहा है कि वस्तु का जो तल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। लेकिन हमें तो किसके बीच का कोण चाहिए, ई सदिश, ये वाला, ये ई वेक्टर आपके पास, और क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश ये वस्तु अगर ऐसे होती तो ऐसा होता, देखिए लास्ट टाइम बताया था मैंने, ये अगर आपके पास सरफेस है तो क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है। तो यहां पर ये एरिया ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे होता, लेकिन ये हल्का सा झुका हुआ है, कितने कोण पर, 60 डिग्री पर। तो ये जो एंगल बन रहा है विद्युत किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी कि विद्युत क्षेत्र की रेखा से, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। विद्युत क्षेत्र हमने एक्स एक्स में मान लिया, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर है, 60 पे। तो एरिया ऑफ वेक्टर जो वो भी नीचे झुक जाएगा और वो ऐसे झुकेगा, लेकिन वो तो अपनी सतह पे हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो 90 में से ये कितना हो गया, 60, तो ये कितना बच गया, थीटा। कितना बच गया, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 60, 30 डिग्री। अब ये ध्यान रखना कि जब भी आपको एंगल कहां से दिया जाए, तल से, कहां से दिया जाए, तल का विद्युत क्षेत्र के साथ में दिया जाए, तो थीटा की वैल्यू हमेशा 90 माइनस दिया गया कोण, 90 माइनस दिया गया कोण होगा। ये ध्यान रखिए, 90 माइनस दिया गया कोण, तो दिया गया कितना है, 60 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास आएगा ई का मान 2 इंटू 10⁴ इंटू ए, और ए की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ इंटू कोस 30, क्योंकि थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये, और अब सोल्व कीजिए तो ये 4 इंटू 10⁻1, तो ये एक तरह से 4 इंटू 10 ही बचेगा, इंटू कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 2√3 इंटू, तो 20 लिख दे डायरेक्ट ही, 20√3, और √3 की जो वैल्यू होती है वो आई थिंक याद होगी 1.73 समथिंग होती है। तो लगभग इसको सोल्व करके आप आंसर लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, यही प्रॉपर तरीका होगा। इसको आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 माइनस दिया गया कोण। कब, जब आपको कोण कहां से दिया जाए, तल से। कहां से दिया जाए, तल का विद्युत क्षेत्र के साथ। अगर विद्युत क्षेत्रफल सदिश का देता तो फिर हम थीटा डायरेक्ट ही दिए गए कोण के इक्वल ही रखते अरिचीसन में। तो इस तरह से ये दो तरह के क्वेश्चन हमने देखे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तीसरे टाइप का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको समझिए कैसे।
जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि एक विद्युत क्षेत्र ई सदिश अक्ष के अनुदिश 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम IKF है, ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश, तो प्लस एक्स दिशा में पता चल गया, ठीक है। में कोई वस्तु, कोई बेलन रखा है, में R = 5 सेंटीमीटर व L = 50 सेंटीमीटर का बेलन एक्स अक्ष के अनुदिश रखा है, तो बेलन से संबंधित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है और हो सकता है इसका डायग्राम भी दिया जाए, अगर नहीं भी दिया जाए तो हम आसानी से बना सकते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो ई एक्सिस के अनुदिश है, सॉरी एक्स एक्सिस के अनुदिश है, यानी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हरी चीज में इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस के अनुदिश है, IKF। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें एक R त्रिज्या और L लंबाई का बेलन एक्स एक्सिस के अनुदिश रखा हुआ है, यानी यहां से हम इसको मान लेते हैं, ये इस तरह से ये बेलन आपके पास, ये बेलन है, इस बेलन की ये एक्सिस है, तो ये इसकी त्रिज्या मान सकते हैं R, और ये इसकी लंबाई हो गई L। ये बेलन रखा हुआ है, तो इससे संबंधित फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए इस बेलन में 3 सरफेस है, कितनी सरफेस है? 3। एक तो ये वाली सरफेस S1, एक ये बेलनाकार सरफेस S2 और एक ये वाली सतह S3। हरी चीज में पहली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E वेक्टर, और इसका एरिया ऑफ वेक्टर जो होगा वो बाहर होगा इधर A वेक्टर, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे आपके पास ये बेलन है, ध्यान दीजिए क्या है? बेलन। ये इसका जो सर्कल एरिया है, जो वर्ताकार क्षेत्रफल है, इधर भी वर्ताकार क्षेत्रफल है, तो ये पृष्ठ जो होगा इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहां होगा? बाहर, लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। इसे बड़ा बेलन भी मान सकते हो आप, ताकि एरिया आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो इस तरह से ये रखा हुआ एक्स एक्सिस के अनुदिश, तो इसका एरिया ऑफ वेक्टर इधर रहेगा और इसका एरिया ऑफ वेक्टर इधर रहेगा, तो इसका जो एरिया ऑफ वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, S3 वेक्टर। इसका सॉरी S3 सतह के लिए A वेक्टर बोल सकते हैं, और इसका A वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र, इसका तो इस डायरेक्शन में और इसका इसी डायरेक्शन में, यानी इसके लिए E वेक्टर और A वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसके लिए जो θ3 की वैल्यू आएगी वो कितनी मान सकते हैं? 0 डिग्री। और यहां ये दोनों अपोजिट है, इसलिए θ1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 180 डिग्री। और यहां पर ये एक तरह से एरिया ऑफ वेक्टर है जो कि बेलनाकार है, तो इसका एरिया ऑफ वेक्टर सरफेस के लंबवत रहेगा, कहीं पर भी चले जाए, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये एरिया ऑफ वेक्टर जो है इस सरफेस S2 का एरिया वेक्टर वो ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अभी भी एक्स एक्सिस के अनुदिश है, उसकी डायरेक्शन सभी पॉइंट पे सेम रहेगी। तो इसके लिए एंगल जो थीटा है 2 है वो 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इस बेलन से जो रिलेटेड फ्लक्स होगा वो 3 सतह से संबंधित है। कितनी सतह से? 3 सरफेस से। तो 3 सरफेस से है, तो कुल फ्लक्स जो आएगा फाई नेट वो
आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी तीन सरफेस से रिलेटेड। आप इसे चाहो तो φs1 φs2 φs3 भी लिख सकते हो, यानी s1 सतह से, s2 सतह से प्लस s3 सतह से। अब देखिए φ1 सतह के लिए जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा फ्लक्स का, तो यह आ जाएगा फाई नेट इक्वल टू ई ए कोस 0 डिग्री थीटा की जगह सॉरी 180 कोस 180 प्लस ई। अब ए इन दोनों सर्कल, ये बेलन के दोनों सर्कल जो है इनका एरिया सेम है, इसलिए इसको भी ए मान लिया और इसको भी ए मान लिया। ये अलग आएगा इसलिए मैं इसको A2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? A2। तो ये लिखा जाएगा EA2 कोस 90 प्लस EA कोस 0। ये तीनों सरफेस के लिए हमने फ्लक्स लिख दिया। तो तीनों सतहों का जो फ्लक्स का योग होगा, यानी उनका जो सम होगा, वो इस बेलन से रिलेटेड नेट फ्लक्स होगा। बेलन का मतलब सिलेंडर से। इस सिलेंडर का जो नेट फ्लक्स आएगा यहां से cos 90 का मान सॉरी 180 का मान -1, तो -1 EA प्लस cos 90 वाले पद का की वैल्यू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 तो पूरे स्टेप की क्या जाएगी 0, और प्लस EA cos 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, तो ये आएगा EA। लेकिन ये प्लस वैल्यू है और ये माइनस, तो नेट क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0, यानी इस बैलेंस से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये एक समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें? समरूप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी बल रेखाएं इस बेलन के अंदर यहां से इंसर्ट करेगी उतनी यहां से बाहर निकलेगी। इसलिए जो इनवर्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो दोनों इक्वल है, अर्थात इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिए इनवर्ड और ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव में और दूसरा नेगेटिव में, इसलिए जो नेट फ्लक्स है वो क्या आएगा 0 आएगा। और यहां से आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, और वो कंसेप्ट क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई भी बंद सतह होती है, यानी क्लोज्ड सरफेस जो होती है, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। फिर से सुनिएगा, समरूप या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी क्लोज्ड सरफेस या बंद सतह से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंसर्ट करती है उतनी ही आउट भी होती है, यानी इनवर्ड और आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू सेम आती है हर चीज सर में। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह के आते हैं। अब कई बार क्या होता है कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग हो, यानी अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो फिर क्वेश्चन कैसे हो सकता है? तो देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि डायग्राम में आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E, उसकी वैल्यू है 2x इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई केफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन तो आई केफ के अकॉर्डिंग है, यानी एक्स एक्स के अनुदिश है, लेकिन एक्स पर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, यानी एक्स एक्सिस का मान जब चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी 0 होगा। इसका मतलब मूल बिंदु पे इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक्स एक्सिस पे मूल बिंदु पे यानी ओरिजिन पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 है, इसलिए ई का जो मान आएगा ई नोट का मतलब ओरिजिन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। अब इसके अनुदिश एक बेलन रखा हुआ है मान लीजिएगा, और इस बेलन की जो लंबाई है वो 3x है, यानी यहां x1 की वैल्यू 0 है और x2 की जो वैल्यू है वो 3x है। कितनी है? 3x। और ये इसकी रेडियस है, यहां पर ये रेडियस है r = x। ठीक है, यानी इसकी लेंथ इसकी त्रिज्या की कितनी गुना है? 3 गुना है। लेंथ 3 गुना है और त्रिज्या x है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स तथा इसके अंदर उपस्थित आवेश की प्रकृति बताइए। क्वेश्चन 2 है, ध्यान दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा है कि फाई ई की वैल्यू क्या होगी,
और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इसके अंदर जो चार्ज है उसकी नेचर क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी अरे जी सर में। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस और ये S3 सरफेस। अरे जी सर में अब इसका जो नेट फ्लक्स आएगा फाई नेट, अभी जो कैलकुलेट किया था उसी प्रकार फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3, ये तीन सतह से रिलेटेड फ्लक्स के योग के बराबर आएगा। अब इनको सोल्व करोगे तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ वेक्टर जो है वो कहां जाएगा, अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ, आउटवर्ड। अभी बताया था वेक्टर जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। क्या है, जीरो। इसलिए यहां पर इस पहले स्टेप की वैल्यू फाई ई ए कोस थीटा 1, तो यहां पर ई ए की वैल्यू जीरो है, इसलिए ये स्टेप क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। प्लस सेकंड यहां पर एरिया ऑफ वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ होगा, ए वेक्टर, इसे ए2 वेक्टर मान लेते हैं, और ये भी ए वेक्टर, दोनों सेम एरिया, इसलिए इन दोनों को तो ए वेक्टर मान लेते हैं, S1 और S3 सतह, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में ई आई के एफ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर तो जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री। क्या आएगा, 0 डिग्री। क्लियर। और यहां पर ई वेक्टर इस डायरेक्शन में, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कोस 90 होने से ई ए टू कोस 90, और कोस 90 होने से ये वाली स्टेप भी क्या आ जाएगी, 0, या कोस थीटा 2 लिख सकते हैं एक बार के लिए। तो कोस थीटा 2 यहां पर भी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये एक ई 0 होने के कारण 0 हो गया, और दूसरा स्टेप थीटा 90 होने के कारण 0 हो गया। अब बच गई तीसरी स्टेप, ई ए कोस थीटा 3 प्लस ई की वैल्यू जो है वो एक्स पे डिपेंड करेगी, तो यहां एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x, x2, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे, सॉरी x के पदों में तो ये दिया हुआ है, इसको a मान लेते हैं, और इसको 3a, 3 गुना है, ठीक है। ये a है, त्रिज्या तो कितनी है, स्मॉल a, और इसकी जो लेंथ है सिलेंडर या बेलन की वो कितनी है, 3a, 3 टाइम्स है किसकी, रेडियस की, तो रेडियस की तुलना में इसकी लेंथ जो वो कितनी गुना है, 3 गुना। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 था, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड x की वैल्यू चेंज हो गई, और कितनी हो गई, 3a, तो यहां पर 3a रखेंगे, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6a, कितनी आ जाएगी, 6a, क्योंकि x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3a, तो 3 इंटू 2 6, 6a इंटू 10 टू द पावर 3 IKF न्यूटन पर, ठीक है। लेकिन हमारे पास थीटा है, इसलिए IKF रखने की जरूरत नहीं, ये तो केवल डायरेक्शन को बता रहा है ई वेक्टर की। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी 6a इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एरिया, और एरिया ये रेडियस है, तो रेडियस दे रखा है, तो सर्कल का जो एरिया आता है वो आता है पाई आर स्क्वायर। क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां जाएगा 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, a, तो a स्क्वायर, या पाई a स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो e और a का मान पाई a स्क्वायर, कोस थीटा 3, और कोस थीटा 3 में थीटा कितना है, 0, तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1, क्या आ जाएगा, 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, 6a क्यूब पाई, 6 पाई ए क्यूब इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, किस में आ रही है, पॉजिटिव में। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेई और नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं, और सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के 12th एग्जाम में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 सरफेस का 0 हुआ, उसका कारण क्या था, यहां x इक्वल टू 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है, इसलिए यहां पर x 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, 0। इसके जो अंतिम सिरे पर S3 जो सरफेस है उस पर x2 की वैल्यू 3 है, त्रिज्या की 3 गुना, और त्रिज्या है r इक्वल टू a, तो यहां पर x की वैल्यू 3a रखेंगे, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E वो आएगा 6a इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो E की वैल्यू है, तो यहां पर पहली
जो कुल फ्लक्स रिलेटेड होगा इस सिलेंडर से या बैलेंस से वो 3 सरफेस से रिलेटेड है। तो तीनों सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उनका सम जो होगा यानी उन तीनों का योग जो होगा वो नेट फ्लक्स होगा। अब यहां पर फाई S1 यानी पहली सतह के लिए E की वैल्यू 0 है, इसलिए फ्लक्स भी क्या हो गया 0। दूसरी सरफेस के लिए अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 है और कोस 90 की वैल्यू 0, इसलिए दूसरी स्टेप भी 0 होगी। थर्ड स्टेप में E ए कोस थीटा थीटा 3 की वैल्यू में थीटा 3 0 है। क्यों है? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा कितना हो गया 0, तो कोस 0। और E का मान यहां पर हमारे पास ये रहा E, और ए यानी इस सर्कल एरिया का मान, और सर्कल का जो एरिया होता है यानी कि जो वर्त है उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए, तो पाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं एक तरह से। तो ये आ गया पाई ए स्क्वायर या 22/7 ए स्क्वायर, तो पाई लिख देते हैं, तो ये आ गया पाई ए स्क्वायर। अब ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब और ये 6 पाई, तो 6 पाई ए क्यूब इंटू 10⁻3, ये आ गया हमारे पास इससे रिलेटेड नेट फ्लक्स। और ये पॉजिटिव में है, इसलिए इसका जो चार्ज अगर कैलकुलेट करें तो इसी प्रकार हमारे पास जो वैल्यू आती है फाई की वो आती है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो Q जो है वो आ जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नोट। तो और फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 पाई ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरह से हम आसानी से चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और चार्ज की नेचर जो वो कैसी आ जाएगी पॉजिटिव। कैसे आएगी पॉजिटिव, क्योंकि फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड है, पॉजिटिव फ्लक्स है, इसलिए जो इस सरफेस के अंदर जो क्लोज्ड चार्ज है वो भी कितना होगा पॉजिटिव होगा। और कितना वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सॉरी। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हर मेथड जिस तरीके का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बन सकता है वो सारे जो तरीके वो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। आई थिंक आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या गाउस लॉ और गाउस लॉ की रिलेटेड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे हम गाउस लॉ। यहाँ तक का आप कंप्लीट अपना ढंग से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और जैसे मैं आपके नोट्स में जो बना रहा हूँ वो कंप्लीट होते हैं, चैप्टर के पूरे चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम ऐप पर मैं तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।